नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के अंतर्गत काराकाट लोकसभा की। लोकसभा काराकाट इस बार इसलिए हॉट सीट टाइप का रहा क्योंकि वहां से पवन सिंह खड़े हुए थे। पवन सिंह निर्दलीय भी खड़े होकर जिस तरीके का समीकरण उन्होंने राजनीति के अखाड़े में बनाया, मुझे लगता है फिल्म जगत से आने के बावजूद भी उनकी जो पैठ वहां नजर आई, मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा समीकरण दिखा। लेकिन क्या कुछ हुआ अनायास कि वहां से राजा राम जी जीत जाते हैं, पुराने दिग्गज भी हारते हैं और पवन जी को अपना पूरा समीकरण धराशायी होते दिखा। चलिए, इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम आज किसी राजनीतिज्ञ से नहीं, एक आम आदमी को कॉल लगाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे काराकाट के अंतर्गत क्या कुछ स्थिति रहा। हमारे साथ हैं मनोज जी, बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। मनोज जी से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ काराकाट में स्थिति रहा वास्तविक रूप से। मनोज जी, मैं व्योम टीवी का एडमिन उमेश जी आपको कॉल कर रहा हूं। हेलो, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। बिजी हैं कहीं, दर्शकों से अनुरोध करेंगे जरूर सुने आज काराकाट का क्या कुछ समीकरण रहा लोकसभा। ऑडियो पॉडकास्ट को हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया ताकि आप लोगों तक वैसे प्रत्याशी और आम जनता की बात को पहुंचा सकें जहां तक हमारी टीम नहीं पहुंच सकती थी। मनोज जी, मैं उमेश व्योम टीवी का एडमिन आपको कॉल कर रहा हूं। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका लोकसभा क्षेत्र काराकाट पड़ता है क्या? जी काराकाट पड़ता है। आप व्योम टीवी के पेज में लाइव स्टेटमेंट में हैं, थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ काराकाट रहा लोकसभा में, किस तरह का समीकरण आप एक आम नागरिक के रूप में देखे वहां। जी पहले तो मैं अपना परिचय आपको दे दूं जी कि मेरा नाम मनोज कुमार विश्वकर्मा हुआ। जी मनोज जी, और मैं ओबरा प्रखंड का एक कस्बा गांव है महथू, वहां का रहने वाला हूं। जी और महथू, लोकसभा क्षेत्र मेरा काराकाट है। जी क्या कुछ समीकरण रहा आपके यहाँ? अच्छा, समीकरण ये काराकाट लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर था बेरोजगारी का। अच्छा, जो मजदूर पलायन करते हैं उनको लेकर। बिल्कुल, बेरोजगारी को लेकर, चाहे वह सरकारी तंत्र की हो बात या हमारे यहाँ डेहरी में एक डालमिया फैक्ट्री थी जी, उसपे भी किसी भी सांसद महोदय का काम नहीं हो पाया। एनडीए की सरकार 14 से लगातार है, 14 में 19 में। अच्छा, हम अगर आप डालमिया फैक्ट्री की जो बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा कि एक बहुत लंबा समय हो गया और किसी भी राजनेता या बड़े दल के द्वारा इस बात को सदन तक उठाया तक नहीं गया। ये बात बिल्कुल सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन 14 में जब उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से सांसद बने थे और केंद्र में मंत्री बने थे जी, तो उनके द्वारा कुछ कहा गया था कि उस पे काम किया गया, ठीक है। लेकिन धरातल पर नहीं आने के वजह से लोगों में एक हतोत्साह पैदा हुआ और सरकार के प्रति घृणात्मक उनका मन मिजाज बना और वही उसी बहुत सारी बातों को लेकर। अच्छा, क्या डालमिया फैक्ट्री, मुझे लगता है जब दिल्ली में डालमिया फैक्ट्री चल रहा होगा तो वाकई में एक दूसरा जीवन वहां दिखता होगा, खुशहाली होगा, रोजगार का एक सृजन हुआ होगा। अचानक क्या कुछ हुआ ऐसा कि एक बिल्कुल बंद कर दिया गया? मनोज जी, एक आम आदमी, एक आम वोटर के रूप में आप इसको, फैक्ट्री को बंद होने की दशा को किस तरीके से देखते हैं? आप देखिए कि आप दिल्ली चले जाइए, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, जहीं भी चले जाइए, बिहार के अंदर अगर पटना साइड में ही कोई इंडस्ट्रियल एरिया चल रहा हो छोटा मोटा, बिल्कुल, तो उधर का जो रौनक, जो इंडस्ट्रियल एरिया की रौनक होती है वह रौनक भी डेहरी कॉन्सोन में था, डालमिया में। जी, हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे पिताजी लोग कहते हैं कि जब डेहरी उस समय चलता था जी, तो वह रौनक डेहरी में हुआ करती थी, लोगों के पास पैसे रहा करते थे, क्योंकि आज अर्थ का जमाना है। बिल्कुल, और आज इस स्थिति में पहुंच गया। कमियां क्या रही होंगी, लेकिन बंद तो हो गई। सरकार ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक, चाहे वो विगत 50 साल से सरकार जो भी हो, बिहार की हो, केंद्र की हो, किसी के द्वारा किया नहीं गया। तो लोगों में एक निराशा बना रहा और इसके वजह से लोग पलायन भी बहुत किए। कुछ
सरकारी तंत्र को लेकर भी परेशान रहते हैं, सरकारी बहालियां बंद है, तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर काराकाट में इस बार लोगों का मन मिजाज बना रहा। अच्छा, तो वहां पर एक फिल्म इंडस्ट्री से आकर पवन सिंह जी का एक बड़ा सा पॉजिटिव दिखा क्रेज, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पवन जी का जितना भी मैटर रहा या जितना भी चुनावी समीकरण सारा फ्लॉप रहा और राजा राम जी उसको भेदने में सफल हो पाए? पवन जी का क्रेज जो कह रहे हैं वह कम नहीं था जी। के डेट में मैं समझता हूँ कि पवन सिंह का आना जी इस काराकाट में, चूंकि उन्होंने पहले बात कहा था कि मैं भी एनडीए का हिस्सा हूँ, मोदी जी को मैं अपना, तो 2 एनडीए से उम्मीदवार हो गए। लोगों ने यही माना कि एनडीए के 2 उम्मीदवार जी, और पवन सिंह का क्रेज नहीं घटा। आप सोचिए कि पहली बार एक फिल्म इंडस्ट्री का आदमी आके और बिना के टिकट पर चुनाव लड़के अगर दूसरा स्थान प्राप्त करता हो तो उसकी क्रेज को कम नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है पूरा फिल्म इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री का एक जमावड़ा आपके काराकाट में दिख रहा होगा। विश्वास था कि पवन सिंह को आने से, पवन सिंह को जीतने से कुछ लोगों की मजबूरियां दूर होंगी, बेरोजगारी खत्म होगी, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार थे। उन्होंने छोटी फिल्म इंडस्ट्री का वादा किया था, तो लोगों में कहीं कहीं एक जागरूकता बना था रोजगार के प्रति, उनके प्रति खिंचाव को लेकर। उपेंद्र जी एक बड़ा नाम है केंद्र में और अचानक इस तरह से उनके हाथ से ये सीट निकल जाना, हमको लगता है पूरा एनडीए गोलबंद हुआ होगा। फिर भी क्या कुछ कमी दिखी उनके तरफ से? गोलबंद हुआ, यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रैली हुआ, माननीय अमित शाह जी का हुआ, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का हुआ, तमाम बड़े लीडर बिहार के, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री माननीय, और तमाम ऐसे सारे नेताओं का जमावड़ा काराकाट में हुआ और काराकाट सीट बचाने के लिए, एनडीए के खाता में करने के लिए। लेकिन जनता का जनादेश को आप नहीं रोक सकते। जो जनता जनादेश देगी वही आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा, और राजा राम सिंह के प्रति लोगों को उत्सुकता थी। अच्छा, राजा राम सिंह जी का क्या कुछ घोषणा था जो मुझे लगता है बड़ा लुभावन तरीके से वोट को अपने तरफ कन्वर्ट करने में पॉजिटिव स्केल आया? किन मुद्दों को लेकर वो उतरे थे? राजा राम सिंह जी, चूंकि राजा राम सिंह जी यहाँ के धरातल, यहाँ के मिट्टी से पैदा हुए हैं जी, और राजा राम सिंह जी को सभी उम्मीदवारों में से ज्यादातर क्रांतिकारी में देखा गया है। उनका बराबर आए दिन किसी के प्रति अगर कोई घटना घट जाती है जी, तो न्याय दिलवाने में, आम आदमी को न्याय दिलाने में रोड पर उतरने का बराबर काम करते हैं। अच्छा, तो जाति समीकरण की हम बात करें तो बिहार में मिश्रित जाति का समीकरण आपके काराकाट में है, तो ऐसा नहीं लगा कि बड़ी जातियां जो थी वो पवन सिंह के साथ खड़े दिखे या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़े दिखे, और उसके विपक्ष में जितना अगड़ी और पिछड़ी जातियों की बात करें तो उसका फायदा मिल पाया राजा राम जी को क्या? जी बिल्कुल मिला, क्योंकि अगड़ी जाति कुशवाहा समाज तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ था जी, और जाति भी उनके साथ थी। लेकिन पवन सिंह जी को आने से एक बड़ा भाग, जो सवर्णों की बड़ा भाग है, बिल्कुल वह पवन के साथ जुटा जी, और पवन सिंह के साथ जुटने के बाद सभी ने हम देख रहे हैं कि वो सेकंड रहने का कारण है। और इन दोनों को एक साइड करके जी, जो एक आम ये छोटी जातियां हो चाहे कोई भी जातियां हो, इधर यादव हो, ये आप सन ऑफ मल्लाह के जाति आप जान ही रहे हैं, वो लोग थे। एक बड़ा भाग आपको ये अनुसूचित जाति का, जी, इस बार एक बड़ा भाग अनुसूचित जाति का वह तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ रहा, और वही फायदा राजा राम सिंह जी को मिला। और इनका अपना 40,000 का कैडर का वोट था, वो उनको अपने झोले में पाले में गए और एक बड़े अंतर से उन्होंने जीत का मार्जिन। अच्छा, काराकाट के अंतर्गत एक बहुत बड़ा मुद्दा, मैं भी 2-3 बार उधर गया हूं तो मैंने देखा है कि जो हरिहरपुर से पटना का बीच का रोड था, मुझे लगता है पहले NH 98 के नाम से वो जाना जाता था, अब NH 139 आ गया। तो बीच का ओबरा की बात करें, ओबरा से हम आगे बढ़ते हैं, कारा की बात करें, वहां से दाऊद नगर तक की बात करें, तो ये अधर में आज तक लटका रहा। हालांकि पेपर के सुर्खियों में हमेशा बना रहा। एक आम आदमी, आप वहां पर रहते हैं, माथू में है इन सारी चीजों को, तो कहाँ ये फंसा रहा ये? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि बराबर पेपर आए दिन पेपर में तो आते रहा, लोगों में उत्सुकता बनी रही जी। ये रोड
का कायाकल्प होगा हमारे क्षेत्रों का जी बराबर। ये तीन सांसद ये क्षेत्र से ये रोड होकर गुजरती है, बिल्कुल जी। आपको और हरियरगंज से जब चलेगा तो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र जिसके सांसद थे आदरणीय सुशील जी, बिल्कुल। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे रेलवे क्रॉसिंग के पार करेंगे तो वह काराकाट का क्षेत्र पड़ता है ठाकुर बिघा तक। अच्छा। और आदरणीय महाबली सिंह के क्षेत्र में था। और उसके बाद देखिए वहाँ का सांसद का नाम भूल रहे, चंद्रवंशी जी थे पहले जी, जहानाबाद की बात कर रहे हैं आप? जहानाबाद का जी। तो ये तीनों सांसद केवल सुर्खियों में पेपरों में बनाए रखे इस रोड को जी। और रोड एक सांसद का काम बहुत मजबूती से होना चाहिए था, क्योंकि नितिन गडकरी के पास पैसा की कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं, बिल्कुल। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है पूरे भारत के अंदर मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। काम बेहतर ऑफिसर दो, बेहतर जमीन अधिग्रहण दो, उन्होंने तो हमेशा इस बात को झारखंड। अच्छा, ये रोड झारखंड से भी सटा हुआ, उधर तो रोड बन चुका झारखंड से। ये पहले NH 98 था जी, और आज तक के उधर चला गया, आपको छतरपुर डाल्टनगंज साइड में NH 98 रह गया जी। और इधर था वो NH 139 हो गया। और 139 के सांसद मजबूत नहीं दिखाई दिए, इसलिए हम लोग अभी आए दिन आपको रोज इस घटना मिलेगा इस रोड पे कि रोज दुर्घटनाएं घटती है। अच्छा, ये दुर्घटना घट रहा तो पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन के तरफ से भी कुछ खासा इंतजाम रहता है या बिल्कुल आम नागरिक को छोड़ दिया जाता है उनके भरोसे पर ही? तीनों लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित किया है रोड। ये एक आम नागरिक इससे भी लोग परेशान थे जी, तीनों क्षेत्रों में, काराकाट, औरंगाबाद और जहानाबाद जी। अच्छा, तो एक काराकाट का संपूर्ण विकास किस तरीके से हो, क्या आप अपना एक आम आदमी का खाका दिमाग में चलता है उसको भी जरूर आप रखें। क्या चाहते हैं? पलायन रोका जाए, डालमिया को पुनः स्थापित करने का कोशिश किया जाए, रोड की संख्या दुरुस्त हो, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ एक पॉजिटिव साइन दिखना चाहिए या दिख रहा है आपके? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा, बिहार की बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा अपने क्षेत्रों से हटकर। जी बिल्कुल। ने एनडीए सरकार को 40 में से 39 सीट देने का काम किया था, 19 जी 19 देने का काम किया था। तो यहाँ आपके केंद्र में बहुत मजबूती के साथ बिहार खड़ा हुआ, तो बिहार को वह रिटर्निंग केंद्र सरकार के माध्यम से नहीं आ पाया। यहाँ से पलट रोकने की बात न कोई सरकार किया, न कोई सांसद किए, और तमाम इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए। लेकिन मैं आज स्तर से यह कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार के अंदर पलायन को जो सरकार रोकेगी वही सरकार सब दिन काम आएगा। और सरकारी नौकरियां, सरकारी तंत्रों में भी नौकरियां आपको पैदा करना होगा, क्योंकि कोई भी गार्जियन पढ़ाता है अपने बच्चों के लिए कि नौकरी हो जाए, या ये सरकारी तंत्र में हो जाए या प्राइवेट तंत्र में हो जाए, लेकिन यहाँ किसी भी तरह की कोई रोजगार नहीं है। और अच्छा, कृषि को लेकर क्या कहेंगे मनोज जी? मैंने जो प्रश्न रखा कृषि, मुझे लगता है नदियों का सुदृढ़ीकरण बिल्कुल रुक गया, चौड़ीकरण रुक गया, नदियां सकरी नाले में बहने लगी। अगर ओबरा का ही हम बात करें, कौन सी नदी है वहां, पुनपुन, तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, मुझे लगता है उसका तो अस्तित्व खत्म किया और है। इस पर लेकर कभी केंद्र सरकार का कोई ध्यान गया या कोई सांसद बात रखे? सांसद या विधायक कोई बात नहीं रख रहा है। पानी नदी में है ही नहीं, नहर में पानी नहीं जाएगा, कृषि प्रभावित होगी। आए दिन आप देख रहे हैं कि जल स्तर नीचे कितना चला गया है, ग्रामीण स्तर में भी। बिल्कुल। जब कृषि के लिए तो तमाम मुद्दों को, नदी में कैसे पानी आएगा, नहर में कैसे पानी आएगा, ये बड़े अधिकारी हो या सांसद महोदय हो, मंत्री महोदय हो, या चैनल के माध्यम से मैं केंद्र तक की बात करता हूँ, केंद्र में बैठे जो भी बिहार के गण्यमान लोग हैं, उनको यह किसान के लिए सोचना होगा कि किसान के खेत तक पानी कैसे जाएगा। आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य बन गया है कि अब तक बिहन शुरू हो जाता था और अब अभी पानी नहीं आने के कारण खेतों में बिहन नहीं हो रहा है। यह बहुत बड़ा। अच्छा, ये हमेशा नीतीश जी एक बात लेकर हमेशा मोदी जी के साथ खफा या दोस्ती दोनों दिखती है, स्पेशल राज्य का दर्जा। तो ये स्पेशल राज्य का दर्जा की तो बात चलिए केंद्र सरकार से है, क्या राज्यों की तरफ से कुछ ऐसा पॉजिटिव काम नहीं किया गया कि किसान का दशा और दिशा दोनों तय हो?
राज्यों की तरफ से थोड़ा सा दिक्कत तो कभी कभी उलटफेर हुआ जो सरकार का ना, बिल्कुल सरकार में जो उलटफेर हुआ जी, वो अभी एक केंद्र के दिल में खटक चुकी। एकांगी सरकार था, केंद्र का अपना बीजेपी का बहुमत वाला सरकार था जी, और वह सरकार तो तीर घींच वाला था नहीं, आप चले जाइए कहीं फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में बिहार के ऊपर देश के प्रधानमंत्री का ध्यान एकदम बिल्कुल ही नगण्य रहा और यही बड़ा कारण है कि बिहार के लोगों को पछताने के अलावा, पलायन के अलावा कुछ नहीं हाथ लगा। काराकाट को लेकर एक संक्षिप्त में आपके तरफ से एक वर्णन चाहेंगे, क्या विवरण आप रखेंगे? काराकाट कैसा हो और विकास का गति तेज हो, एक संपूर्ण तरीके से इस बात को आप थोड़ा संक्षिप्त में रखें। मैं काराकाट की जनता की ओर से मैं यही मांग करता हूं कि यहाँ रोजगार पैदा हो, दालमिया फैक्ट्री चालू हो जाए और लोगों में एक उत्साह बन जाए, काम के प्रति अपना काम मिलने लगे लोगों को और सरकारी तंत्रों में काराकाट के माध्यम से बहाली शुरू हो जाए और जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनकी पलायन रुक जाए, उनमें उत्सुकता आ जाए, उनके घर परिवार अच्छा से चले। मैं यही आगे अपने मंत्री, अपने विधायक, अपने सांसद महोदय से आह्वान करना चाहूंगा काराकाट के क्षेत्र को विकसित किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मेरी तो यही कोशिश है कि जहां तक आपका बात पहुंच सके हम लोग कोशिश करेंगे और एक काराकाट समृद्ध तरीके से किसानी या उद्योग दोनों माध्यम से उसका विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। ये थे मनोज जी, काराकाट के रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार से, मनोज कुमार विश्वकर्मा। महतू ओबरा के पास एक जगह पड़ता है। इनका मन का दशा इस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। इनकी मन की बात जरा था कि ओबरा के अंतर्गत एक रोड है जिसका हाल बिल्कुल खासा है, संकीर्ण हो गया है। दोनों तरफ से जब मार्केट लग जाता है तो दब जाता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती है। नदियों की स्थिति बड़ा दुर्दशा पर है। अगर पुनपुन नदी की हम बात करें तो उसका चौड़ीकरण बिल्कुल रुक गया। अगर हम चपरी की बात करें तो उसका भी समीकरण बिल्कुल ही अंतिम स्थिति पर है। जो सबसे बड़ा तकबा एक मांग करता है, वहां डालमिया फैक्ट्री बंद होगी उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा की कुछ समय तक फाइलों में यह दौड़ा, लेकिन अचानक आज अब इस स्थिति पर है कि चुनावी मुद्दे बहुत सारे घोषणाओं के साथ आगे तो बढ़ते हैं लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ नहीं। चलिए, बहरहाल जो कुछ हो ऑडियो पॉडकास्ट के माध्यम से पूरे आम जनता की दशा और दिशा को व्योम टीवी हमेशा उठाता रहा है और आगे भी उठाएगा। मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, काराकाट के सांसद, और उनके क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्रीय विधायकों से एक अनुरोध करेंगे, एक बार जरूर जन सुनवाई की बात हो और जन मुद्दों और जन सरोकार का बात न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार के साथ भी हाथ मिलाकर चलने का एक नया समीकरण तैयार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।